विद्यार्थियों, हम क्लास 8th का 4th चैप्टर करेंगे। चैप्टर 4th, ठीक है बच्चों, ये करेंगे। ट्राइबल्स दिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन इरा। ठीक है बच्चों, गोल्डन इरा या एज। ये बच्चों, किताब के अनुसार चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन समझने के लिए चैप्टर इज वेरी स्मॉल। कुछ भी नहीं बच्चों, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि बच्चों सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द हेडिंग ऑफ चैप्टर, उस पे ध्यान दो। ये कहते हैं ट्राइबल्स, ये ट्राइब्स होगी। दिकूज या दिकू, ये दिकू हो गए। ट्राइब्स का मतलब समझ गए, आदिवासी, ठीक है ना। हु लिव्स इन द फॉरेस्ट, क्लियर। और ट्रेडिशनल लाइफ जो जी रहा है, ठीक है ना। ये है दिकू बच्चों, आउटसाइडर। ये है फॉरनर, ये है बच्चों दिकू, ठीक है। दिकू सिंगुलर, दिकूज प्लूरल हो जाएगा। ये फॉरनर हो जाएंगे, आउटसाइडर हो जाएंगे। ये आउटसाइडर कौन है? ये बिग जमींदार है। जमींदार है। ये ब्रिटिशर है, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स है। ये लैंडलॉर्ड है। ये है बच्चों, दे आर दिकूज, प्लूरली कर दो, क्लियर। इसलिए बेटा कि बहुत बड़ा चैप्टर लगता है कि 5 और 6 पेज का होगा, लेकिन अगर सही रूप से समझोगे तो ये एक ही बार में बहुत है, 15-20 मिनट बहुत है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं कि जितना होता है उतना सही रूप से समझाऊंगा, ठीक है। ये कहते कि इनकी अपनी लाइफ है, दे आर लिविंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन ट्रेडिशंस, कस्टम्स, नॉर्म्स, मोर्स, लाइक दैट, ठीक है। ये कहते हैं ये आदमी फॉरेस्ट में रहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, या हम कहें कि रिमोट एरिया में रहते हैं, अवे फ्रॉम सिटीज एंड विलेजेस, ठीक है। ये यहीं पे वेजिटेबल है, ये खाते हैं, जो भी जंगल में हो गई, ठीक है, फॉरेस्ट में हो गई। ये फ्रूट्स है, ये भी खाते हैं, जो फॉरेस्ट में हुई, बाजार से नहीं लाते थे, ये ध्यान रखना। जो इनके यूटेंसिल थे, ये भी बच्चों ट्रेडिशनल थे। बहुत से ट्राइब से नेक्ड रहते थे, ये भी सच बात है, क्योंकि व्हेन द ब्रिटिशर्स एंड द यूरोपियन ट्रेवलर्स केम टू इंडिया, दे सा कि मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स लिव्ड इन नेक्ड कंडीशन, ठीक है। ये भी सच्चाई भारतीय समाज की, क्योंकि उस समय में गरीबी थी, कुछ ही माने पॉवर्टी थी, कुछ ही मानी कपड़े नहीं थे, कुछ ही माने ट्रेडिशन चली आ रही थी, ठीक है। ये थे। यहां तक कि आदमी जो
पेड़ होते हैं उसकी जो रूट्स है, रूट्स को भी खाते थे, जो भी खाने लायक है। हम भी खाते हैं रूट्स को, कभी कहे कि हम नहीं खाते सर। ये एक बात और ध्यान रखिए बच्चों कि जो एनिमल्स है और हम हैं उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। चाहे वेजिटेरियन मानिए चाहे नॉन वेजिटेरियन मानिए, फर्क इतना है कि हम उसको बॉयल करके या पका के खाते हैं, वे कच्चा खाते हैं। बेसिक डिफरेंस ये है। नहीं तो कैरेट है, रेडिश है, टर्निप है, पोटैटो है, जो भी कुछ है लाइक दैट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल जो रूट की है वो खाते हैं, सभी नहीं, कुछ खाते हैं। इसी प्रकार जो नॉन वेजिटेरियन है वो मीट खाते हैं, एनिमल है वो कच्चा खा लेते हैं, ठीक है। कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये ध्यान रखिए एटसेट्रा। फिर दूसरी बात, इसको एटसेट्रा को बाद में करते हैं कि सर्विस नहीं करते, सर्विस नहीं करते की तो इनने 19th सेंचुरी की बाद में की है, ये भी ध्यान रखना, शुरू की बात बता रहा हूं। ये आदमी शिफ्टिंग, कल्टीवेशन करते हैं, ये करते हैं। ये एक तरह से नोमैडिक लाइफ जीते हैं, ये है। तो बच्चों ये बेसिक बातें हैं। उसके साथ साथ और ये जो डिकू है इनके लिए, इनसे ये आइसोलेट होना चाहते हैं। इनको ये आदमी ट्राइब्स को, डिकूज, ये फॉरनर, जमींदार, साहूकार, इनको ये आदमी पसंद नहीं है कि इनके एरिया में आए, इंटरफेयर करे, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये आदमी, दूसरी बात और कि एनिमल्स वो रीडिंग करते हैं। फिर कुछ आदमी एग्रीकल्चर, ठीक है ना, एक जगह रहकर फिर करने लगे। ये बेटा बेसिक फीचर्स है ट्राइब्स के, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। जो डिकूज है, ये डिकूज है, ये आउटसाइडर है, दे आर नॉट ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ फॉरेस्ट। इनका केवल उद्देश्य है कि भाई टू अर्न मनी। ये है कहां से, जहां इसके रिसोर्स थे, रिसोर्सिस फॉरेस्ट के, चाहे वो एग्रीकल्चर के माध्यम से हो, और ये बच्चों जो मिनरल्स है उससे हो, या जो वुडन है, वुड है उससे हो। ये है बात के समझ में आई बच्चों, कंसेप्ट क्लियर हुई। इनके ये फीचर बता दिए ट्राइब्स के, ये काम ये करते हैं। इनके ये बता दिए टू अर्न मनी फॉर बिजनेस, ट्रेड और टू मेक प्रॉफिट। ये है बेसिक, और कुछ नहीं है, ठीक है। जब इन्होंने इनके क्षेत्र में, इनके जो एरिया था उसमें ये आदमी गए, इंटरफेयर किया, तो फिर इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। ये बात प्रमुख, ठीक है, क्लियर हुआ। फिर इन्होंने रिवोल्ट कर दिया कि इन्होंने अपने एरिया में इन आदमियों को पसंद नहीं किया, इनको भारी चाहते थे। तो ये हुआ बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रखो आप। बेटा समझा करो, समझने के बाद फिर समस्या नहीं है।
जब तक आप समझते नहीं हो कब तक रटोगे? अब छोटी क्लास फिर बड़ी हो जाएगी, कितना रटोगे? क्लियर है ना? इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द सॉल्यूशन। दो बातें ध्यान रखो कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है और उसके स्टेप क्या है, बस फिर बात बन गई। ठीक है? जैसे ट्राइब्स, मुंडा, ठीक है, संथाल, गोंड, ये तो यहां पे जो मुंडा है ये, तो इसका सबसे पहले नाम आता है कि बिरसा मुंडा। कहाँ का बच्चों? छोटा नागपुर के थे ये। इनका जो जन्म है 1875 और डेथ है 1900 इन द मंथ ऑफ जून। इसमें इसका लाइफ स्पेन ये है 1875 और 1900 में एक्सपायर हो गए। कोलेरा होगा तो उनको उससे एक्सपायर हो गया आदमी। ठीक है? अब ये इसका जो बचपन है गांव में बीता है, जो जंगल होता है उसके फॉरेस्ट का जो गांव उसमें बीता है। और एक बात चली कि भाई ये इस आदमी पास मैजिक है और इस आदमी पास मिराकल है, ये बात चल गई। और ये बात चली तो इसके आसपास के जो आदमी थे इसके साथ होना शुरू हो गए, इकट्ठे होना शुरू हो गए। इसने कहा कि जो डीकू है डीकू को बाहर भगाओ, इसने ये कहा। तो दूसरे आदमी ही वो भी इसका साथ दिया, वो भी इसके साथ हो गए विद्यार्थियों, गोंड भी, और जो दूसरे जो मुंडा थे ये संथाल थे ये भी इसके साथ आ गए। तो इसने यहां तक कह दिया कि भाई मैं भगवान का अवतार ही मान लिया था। जनता ने भी कहा, इसने माना, और इसने कहा कि मेरे अंदर कुछ पावर्स है जो भगवान गॉड गिफ्टेड है और इनको हम भगा देंगे। तो जनता इसके पीछे हो गई थी। फिर इसको जेल में डाल दिया पकड़ करके, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि इंटरफेयर किया था डीकूस ने। उसके बाद जब इनको जेल में डाला तो फिर बाहर आ गए। बाहर आने के बाद इनने फिर वो हीरो बन गई है, क्योंकि इनकी पकड़ जब तक मजबूत हो गई इन्होंने यहाँ तक कह दिया अगर वे बुलेट चलाएंगे, गोली चलाएंगे, तो गोली हमारे को नहीं लगेगी, वो पानी बन जाएगी। इन्होंने यहां तक कह दिया। तो आदमी इसके साथ और जुड़ गए। एक बहुत बड़ा मोमेंट खड़ा हो गया इनके पक्ष में। लेकिन अंग्रेजों ने इनको पकड़ा और पकड़ के फिर जेल में डाल दिया। और फिर रांची की जो जेल थी तो वहां पे इनकी मृत्यु हो गई 1900 में इन द मंथ ऑफ जून, जो नेक्स्ट मंथ आएगा बच्चों। ठीक है? तब इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है? तो ये घटना घटी। तो ये आदमी अब यहाँ पे जो आए मूल रूप से ब्रिटिशर आए, ये आ गए। ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना पहले, ये अब नहीं है, ये ध्यान रखना। मैंने नीचे लिखा है कि बच्चों ये अब नहीं है। नहीं तो अंग्रेजों का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी मानते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी बच्चों केवल 1857 तक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद किसका? क्वीन का और ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसका शासन शुरू हो गया, या गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसका शासन शुरू है। ठीक है? अब इन्होंने इंटरफेयर जो यहां पे किया तो उससे आदमी नाराज थे। तो ये आदमी जो ट्राइब्स थी ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब ये बच्चों के नोमेडिक के थे ये आदमी, एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट रहता था इनका। इसका मतलब ये था कि इन्होंने जाकर के जो ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का जो ऊपर जो पेड़ है, ट्री का जो ऊपर वाला हिस्सा उसको काट दिया, जो एक्स है या कोई भी उसका जो आयरन जो वेपन से उससे काट दिया। उसकी फिर वो धूप नीचे तक आ गई, नीचे तक आ गई। तो फिर यहाँ का जो फॉरेस्ट था उसको इन्होंने क्लियर कर दिया। क्लियर किससे किया? या तो फायर से जला करके उसको फायर आउट कर दिया, या फिर उसने जो इनके पास एक्स था
उससे काट दिया। ठीक है, जो कच्ची थी और थी वो उससे इन्होंने साफ कर दिया। साफ करके इस खेत के ऊपर इन्होंने जो भी ये बोना चाहते हैं, अब ये ध्यान रखिए कि इन्होंने जो काम किया ये सब कुछ पैड से और भाई इससे जो आयरन जो वो थे इनसे यूटेंसिल उससे किया। ठीक है, कुदाल थे जो भी कुछ थे उससे किया है। अब वो किया तो हल चला जो भी कुछ किया इन्होंने। अब फुरो इस प्रकार नहीं था, बुरो सॉरी जैसे हल चलते वो नहीं था। इन्होंने किया, खोदा उसको, डिग आउट किया और डिग आउट करके जो बीज थे जो सीड थे उनको ऐसे फेंक देते थे, ऐसे हाथ से बिखेर दिया। बिखेरने के बाद जितने भी यहाँ पे प्लांट आएंगे तो उनकी ये खेती लेते थे। खेती ले करके फिर यहां से ये आदमी दूसरी जगह चले जाते थे, फिर दूसरी जगह वैसे ही करते थे आदमी, फिर यहां से फिर ये आदमी तीसरी जगह चले जाते थे। इसी प्रकार होने कारण इसको बोलते हैं बच्चों शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या झूम खेती। झूम खेती इसको बोलते हैं। एक स्थान से दूसरे जगह स्थान पे शिफ्ट हुई ना, इसको बोलते हैं बच्चों कि झूम खेती। ये हुआ था। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों? तो बच्चों मुश्किल नहीं है, जो आधुनिक की जो समय है एग्रीकल्चर उसमें भी होती है। अब एक और आ गई कास्ट ट्राइब्स खोंड, ये हुई बच्चों उड़ीसा में। ये उड़ीसा में है। ये अपना फॉरेस्ट लाइफ वही जो सिंपल साधन वही जी रही है और उसको जी करके ये अपने जो बेम्बू के पेड़ हैं, बेम्बू और महुआ, उस पे गुजारा कर रही है। उसके साथ साथ ये आदमी जो अपनी एग्रीकल्चर थी उस पे भी कर रहे हैं और हर्ब थी उस पे भी कर रहे हैं और सर्ब थी उस पे भी कर रहे हैं। ये ध्यान रखें, इनका जो गुजारा चल रहा है। और रूट्स है उसको भी कर रहे हैं। सब कुछ टोटली ट्रेडिशनल के जो आदि मानव करता था। हाँ, तो उसमें थोड़ा बहुत सुधार नहीं, बहुत ज़्यादा सुधार, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें केवल वही कर रहे थे। इनके पास जो बैम्बू था, बैम्बू के ही घर थे इनके पास। ये आदमी, कुछ आदमी नौकरी भी करने लगे थे, लेकिन ये आदमी लेबर का काम नहीं करते थे। इसको अपनी शान के या स्टेटस के ये आदमी खिलाफ मानते थे। अब यहाँ पे मनी लैंडर पहुंच गए, ये पहुंच गए बच्चों, जो बड़े जमींदार थे ये पहुंच गए। अब जब ये बड़े जमींदार मनी लैंडर पहुंचे तो इन्होंने इनको कर्ज दे दिया कि तुम भाई जो खेती है ना अपनी, ये अच्छी तरह करो, जो अपना कार्य है वो अच्छी तरह करो, हम आपको पैसा दें, कर्जा देंगे। अब ये कर्ज देने वहां पहुंच गए। अब कर्ज दे करके लेने के बाद ये आदमी फंस गए, जो खोंड जाति थी ये फंस गई। ये फंसने के बाद ये फंस गई तो यहाँ पे जो लैंड थी इसके ऊपर इन्होंने एक तरह से क्या कहें एक्वायर करना शुरू कर दिया मनी लैंडर ने, उन्होंने। इसलिए इनके जो ट्रेडिशनल राइट थे ना वो खत्म हो गए। ट्रेडिशनल राइट क्या थे बच्चों इनके? फॉरेस्ट, जो भी यहाँ से कुछ भी होता है, इसकी हर्ब मिलती है, सर्ब मिलती है, वुड मिलती है और कुछ मिलता है, सब कुछ यहीं से करते हैं। उसके अलावा और कहीं से इनका शहरों से गांव से ताल्लुकाते नहीं था। ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, अब इसके साथ साथ और कुछ जो कास्ट थी, ट्राइब्स थी, वो भी थी। जैसे पंजाब है, पंजाब में गुर्जर। ठीक है बच्चों, गुर्जर जो कास्ट है पंजाब के साथ साथ ये जो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, वहाँ भी है, जो हिल एरिया है। बेसिकली जो हिल एरिया ना बच्चों, एरिया वहाँ पे है, वहाँ पे है ये। ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश,
इसमें लबाड़िया, लबाड़िया ये भेड़ पालते हैं, शिप और गोट, और उसके साथ साथ जो काऊ थे वो भी, लेकिन ये टोटली काऊ और बुफलो, ये डबल एफ ये करते हैं, ये वो पालते थे। जो कुल्लू थे, कुल्लू मनाली, इस पे गद्दी ट्राइब्स है, ये थी, ये भी अपनी जो जीवन बसर कर रही थी, जो पुराने जो ट्रेडिशनल एरिया था उसके अनुसार थी। जो जम्मू कश्मीर है, इसमें थी बकरवाल, एक कास्ट ये थी, जो अपने भेड़ बकरी इस प्रकार का डंकी इस प्रकार का जीवन करके, जो ये ट्राइब्स जो रही मोस्टली ये सारी हिल एरिया में रही बच्चों। इनका जो जीवन रहा ना, या तो फॉरेस्ट में रही, इस प्रकार की रही, वो हिल एरिया में रही, ये रहा है। अब मध्य प्रदेश में जो मध्य भारत है, मध्य भारत, इसमें खोंड और बच्चों बेंगा दो कास्ट यहां भी रही ट्राइब्स, जो अपना इसी प्रकार, इसके ऊपर तक की स्टडी भी हुई, जो इसी प्रकार फॉरेस्ट के आधार पर अपना जीवन बसर कर रहे थे आदमी, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान सुनिए, बेंगा ये मध्य प्रदेश मध्य भारत से आया। बेवड़ बच्चों, बेवड़ किसको बोलते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को बोलते हैं। कहाँ पे बोलते हैं? मध्य प्रदेश का जो एरिया ना, मध्य प्रदेश, उसमें बोलते हैं बेवड़। इस एरिया को मध्य प्रदेश के एरिया में इसको बेवड़ बोलते हैं। तो बेटा मैं कह रहा हूं कि केवल आपको जो ट्राइब्स है वो नाम याद रखने हैं, कि खोंड है, बेंगा है, संथाल है, मुंडा है, उराव है, जराव है, ये कंसेप्ट याद रखने, ये नाम याद रखने। उसके बाद डीकू है, आउटसाइड को बोलते हैं। इनके राइट्स कौन थे? फॉरेस्ट से संबंधित जो सब कुछ इसके राइट है। डीकू कौन थे? फॉरनर थे, जमींदार थे, साहूकार थे, मनी लैंडर थे, ठीक है ना। ये आदमी बाहर से कोई संपर्क नहीं रखते थे, लेकिन मनी लैंडर आके, जिनको डीकू कहते थे, इनका परम उद्देश्य डीकुओं को बाहर करना, अपनी जो ट्रेडिशनल जो कल्चर है उसको बचाए रखना। क्योंकि यहाँ पे एक बात और हुई, ये भी हुआ बच्चों, कल्चर की बात आई। अब यहां आने के बाद इनके ब्रिटिशर्स आए, मान लो ब्रिटिशर्स आए, तो यहां पे इनका रिलीजन, इसको भी आघात लगा। यहां पे इनकी जो लैंग्वेज थी, इसको भी धक्का लगा। यहां पे इनको जो लाइफ स्टाइल थी वो भी चेंज हुई। यहां इनकी जो ट्रेडिशन थी, ट्रेडिशंस और कस्टम्स, ठीक है बच्चों, इन सबको नुकसान पहुंचा, चोट पहुंची। इसलिए इन आदमियों ने मजबूरी में हथियार उठाए, कि फॉरेस्ट राइट्स तो गए, लेकिन उसके साथ ये भी हुआ था, जबकि ये था कि उससे पहले इनकी सोशल और इकोनॉमिक जो कंडीशन थी मोस्टली सेम थी। लेकिन अब इंग्लिश आने के बाद, अंग्रेज आने के बाद, या मनी लैंडर आने के बाद, इनमें डिफरेंस हो गया, इनमें भी आपस में डिफरेंस हो गया, एक समान वो बात नहीं रही। क्योंकि जहाँ पे डीकू पहले एंट्री कर गए, वहाँ पे उस क्षेत्र का विकास हो गया, जहाँ पे नहीं करे उनका विकास नहीं हुआ। तो ये कारण रहा बच्चों, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अब ये है बच्चों कि भी डीकू या डीकू या इंग्लिश का मतलब बच्चों ब्रिटिशर्स आने से जो ट्राइब्स एरिया था, उसमें क्या परिवर्तन हुआ, क्या चेंजिंग आया बच्चों? व्हाट चेंजिंग अकर्ड आफ्टर कमिंग ऑफ डीकूज इन द ट्राइबल एरियाज, ठीक है।
अब पहले इसका जो हेड होता था, ठीक है, ट्राइब्स का, इसकी पूरी बहुत पावरफुल था, लेकिन इंग्लिश ने ये किया, ब्रिटिशर ने ये किया, इसको हेड तो रखा, इसको हेड तो रखा, लेकिन इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, पावर, वो छीन ली, ठीक है, उसको छीन लिया। अब जो लैंड थी इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड इन सोसाइटी और पीपल कहो बच्चों, और इनके ऊपर ये कर दिया कि भी आप जो लैंड रेवेन्यू है आप इतना दोगे, RE नहीं बच्चों, लैंड रेवेन्यू इतना दोगे। और यहां से जो वुडन थी कॉमर्शियल, ठीक है, कॉमर्शियल वुडन, इसके ऊपर इसका राइट हो गया। और इसने अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको मजबूती से यहां पे फैला दिया, ये हुआ। लेकिन जब इंग्लिश ने देखा कि भी इन्होंने बायकाट कर दिया एक तरह से इंग्लिश का, अंग्रेजों का, तो इन्होंने अंग्रेजों ने यहां तक कर दिया कि यू आर फ्री टू टेक ए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इन्हें यहां तक कर दिया बच्चों, इनको रिलैक्सेशन दे दिया कि आप झूम जो खेती है उसको भी कर सकते हो। और यहां पे एक वर्ग आया कि लैंड ओनर, ठीक है, और लीज होल्डर, लीज होल्डर। अब लैंड ओनर था, ये डायरेक्टली जो टैक्स था ये जो इंग्लिश थे उनको जमा करते थे उसको, लेकिन लैंड होल्डर तो एक पार्ट टाइम ओनर था ना, जिसने पैसे दे के राइट्स ले रखे थे बस कृषि करने के। ये क्या करता था, ये इसको टैक्स जमा करता था, अपने जो इसका मालिक था लैंड ओनर, ये लैंड ओनर को जमा करेगा, और लैंड ओनर डायरेक्ट जो सरकार थी अंग्रेज उनको जमा करते थे। तो यहाँ की जो जनता थी उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन, चेंजिंग आया, ये ध्यान रखिए बात, ठीक है, कि इनके जो सारे जो ट्रेडिशनल राइट्स थे वो खत्म हो गए, जो हेड की पावर होती थी अब वो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर छिन गई। अब इनको हेड को अब अंग्रेजों को गिफ्ट भी देना पड़ता था और सैल्यूट करना पड़ता था, जबकि जो सारी सोसाइटी थी, जो इसकी ट्राइब थी, आज भी इसको सैल्यूट करती थी, लेकिन इसको फिर आगे करना पड़ता था, गिफ्ट देना पड़ता था। इस प्रकार बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया बच्चों, विद्यार्थियों इसमें, ठीक है ना विद्यार्थियों। तो इनके जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, ये रहा। अंग्रेज आने से इनके एरिया में छीनने से जो इनकी फ्रीडम थी वो खत्म हो गई, जो इनकी ट्रेडिशन थी वो खत्म हो गई बच्चों, जो इनका एक जो सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया एक तरह से, ये कहेंगे हम, ठीक है। जबकि ये भी हुआ कि 19th सेंचुरी में, ठीक है ना, कौन सी में, 19th सेंचुरी में, कि बच्चों गोंड, बिरसा मुंडा, ये जो कास्ट थी बच्चों, और संथाल, ये जो ट्राइब्स थी ये एक जगह रह करके एग्रीकल्चर करने लगी है, ठीक है ना, इनने अपना पेशा अपना लिया। अब जो शिफ्टिंग जो एग्रीकल्चर थी उसको छोड़ गई, ठीक है, ये कहने एक जगह रह करके फिर ये करने लगे। तो इनके आने से बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा ट्राइब्स के ऊपर। बच्चों दो बातें ध्यान रखो, एक तो ट्राइब्स उनके ट्रेडिशन उनके राइट्स, एक डिक्कू केवल प्रॉफिट के लिए आए थे, और तीसरा तो कोई कारण है ही नहीं, ठीक है ना। अब बच्चों आ जाओ फॉरेस्ट लॉ, ये क्या कहता है जो इन्हें बढ़ा है, इन्होंने ये कह दिया जो फॉरेस्ट है ये गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट कौन सी, ब्रिटिश सरकार,
उसका, तुम्हारा इसके ऊपर एग्रीकल्चर करना, तुम्हारे इसके ऊपर जो फ्रूट थे वे राइट्स थे वे, तुम्हारी जो हर्ब थी वे, तुम्हारी जो वुडन थी लकड़ी किसी प्रकार की भी, वो सब राइट्स तुम्हारे खत्म हो गए। ये हो गया। फॉरेस्ट ला ये बना दिया कि तुम्हारे को इसमें पशु चराने का भी अधिकार नहीं है, टोटली बैन कर दिया उनको। ये हुआ। अब यहां से ये आदमी स्लीपर, जो रेलवे होता है, रेल डिपार्टमेंट, ठीक है ना, रेलवे के स्लीपर जो ट्रैक होते, ट्रैक जो बिछाई जाती है उसके लिए स्लीपर जो बनते, जो दो पट्टी जो लाइन होती है उसको जोड़ने के लिए स्लीपर, ठीक है ना, लकड़ी के, वो लकड़ी से बनते थे उस समय में। आजकल कंक्रीट के सीमेंट के आगे उसमें लकड़ी से मिलते हैं। अब इन्होंने बायकॉट कर दिया कि नहीं, हम काम नहीं करेंगे, हम मजदूरी नहीं करेंगे। जब इनने प्रतिबंध लगाए, बैन कर दिया, तो अंग्रेजों ने एक टेक्निक सूझी। इन्होंने कहा कि जो लैंड होल्डर है, लैंड होल्डर, ठीक है ना, जो ट्राइबल जो एरिया उसमें लैंड होल्डर, जो उसको हम ये राइट देते हैं कि ये आदमी उस फॉरेस्ट में भी अपनी जमीन, इनने जमीन दे दी, फॉरेस्ट में जमीन दे दी, और जमीन देने के बाद यहां पे इनको एग्रीकल्चर करने का राइट दे दिया, बोने का राइट दे दिया। ये करते हैं इन्होंने। अब जब इन्होंने यहाँ पे बोने का राइट दिया, तो लेकिन एक कंडीशन साथ दिया कि आदमियों को यहाँ पे मजदूरी करनी होगी, मजदूरी करनी होगी। कहाँ पे करनी होगी? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। ये कर दिया बच्चों कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मजदूरी करनी होगी। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जब इस प्रकार की बात आई तो आदमी यहाँ आ गए, और आदमी आ गए तो यहाँ पे इन फॉरेस्ट विलेज बसा दिए। ये बसा दिए बच्चों, फॉरेस्ट विलेज, ठीक है। यहाँ पे ये बस गए, ये बस गए। अब इनसे क्या हुआ, जो मजदूर आए यहाँ पे, जो आदमी कहा कि मजदूरी करनी होगी, अब इनको सस्ते मजदूर मिल गए। ये ध्यान रखो, जो पहले बायकॉट किया था ना, अब इनको इसी माध्यम से सस्ते मजदूर मिल गए, ठीक है। तो बेटा सब कुछ है ना, दिमाग का खेल है। वैसे राज नहीं करके गए। ये मत समझना कि वे सर देशभक्ति की बात नहीं कर रहे, अंग्रेज जो गुणगान कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं बेटा वैसे राज नहीं करके गए। उनके पास साइंस और टेक्नोलॉजी थी उस समय में, उससे पहले हमारे पास भी कुछ भी रहा हो, लेकिन इस समय में आफ्टर 16 जो 17th सेंचुरी 18 19 में इनके पास थी। इनके पास मॉडर्न एजुकेशन थी, जिससे मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये सब्जेक्ट है, उनके पास थी। इसलिए जितनी भी इन्वेंशन होती हैं वो मोस्टली यूरोप में होती हैं। फिर उसके बाद आता जापान का नंबर, ये आता है। तो उसके साथ साथ फिर अमेरिका उसका आता है। तो अगर हमारे को आगे बढ़ना है तो हमारे को आत्मनिर्भर जो होना है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसमें होना पड़ेगा। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आप सभी को, हम सभी को। क्योंकि जो बच्चा यहाँ पे कामयाब नहीं है, वहाँ पे नासा में जाके वो कामयाब साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, कि जिनको यहाँ पे रह करके नोबेल पुरस्कार नहीं मिला वहाँ पे मिल गए हैं, क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं थी। यह है, पहले भारत में गरीबी थी, अब देश आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देश का जो भविष्य है, फ्यूचर है, बहुत अच्छा होगा अगर हम सब मेहनत करेंगे तो ये हुआ बच्चों, ठीक है। इसलिए ने सब कुछ टेक्निक निकाल दी कि भी इससे ये होगा, ठीक है।
अब इनको खेती की छूट मिल गई, इनको मजदूर मिल गए। अब मजदूर के साथ बच्चों इनको जो दूसरा काम किया अंग्रेजों ने, वो किया बच्चों ट्रेड का। ट्रेड ये किया इन्होंने, भारत जो फॉरेस्ट मान लो, जो भी फॉरेस्ट के आइटम्स थे, जैसे लकड़ी थी या दूसरी हर्ब्स और सर्ब्स थी, उनका व्यापार किया। इसके साथ साथ इन्होंने भारत का जो सिल्क था वो काफी प्रसिद्ध था। और जो ट्राइबल जो बेल्ट है, ट्राइब्स जो पीपल है, ये करते थे इसका रीडिंग। और इसलिए ने ये किया कि इन्होंने जो बिचौलिए थे, बिचौलियों को भेज करके इन्होंने 1000 मान लीजिए कि भाई वोरम सेल, जो उसके लार्वा होते हैं, ठीक है, तो बच्चे उसके सिल्क जो कीड़ा होता है उसके, वो केवल 3 या 4 रुपए में इसमें खरीद लेते थे इन आदमियों से। क्यों, ट्राइबल है, वो करते थे रेयरिंग, उस चीज का प्रोडक्शन करते थे वे। अब इसके करने के बाद फिर ये वर्धमान में जाकर के या गया में जाके, बिहार में जाकर के इसको 5 से 6 गुना टाइम्स लाभ पर बेचते थे ये आदमी। इस प्रकार कुल मिला के रहा कि एक्सप्लॉयटेशन इन एवरी स्पेयर ऑफ एक्टिविटीज इन्होंने ये किया भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में, किसी संदर्भ में इन्होंने ये काम किया था, ठीक है। तो इसके साथ साथ फिर ये भी हुआ कि जो व्यापार के साथ इन्होंने जो काम किया, वो काम ये क्या विद्यार्थियों, कि काम भारतीयों को, इंडियन को काम कहां दिया इन्होंने। अब इस समय तक इन्होंने जो चाय के बागान थे वे डेवलप कर दिए, चाय के बागान। दूसरा, इन्होंने जो रेलवे था उसको डेवलप कर दिया। और अगला, इन्होंने जो माइंस थी, कोल माइंस, उसको डेवलप कर दिया। इसलिए भारतीयों को चाय के बागान में एक तरह से बॉन्डेज लेबर, और जो रेलवे में, इसमें, और इसकी कोल माइंस की तो हालत बहुत ही खराब थी, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा खराब थी। क्योंकि उसमें ज़मीन के अंदर से कोयला निकालना पड़ता, तो उसमें गैस और दूसरी चीज़ें जो थी, जहरीली गैस, या आदमी बहुत से दब के मर भी जाते थे, वो किया इन्होंने, ठीक है। इस प्रकार भारतीयों की दुर्दशा यहाँ से शुरू हो गई थी। ये रहा कि व्यापार के सिल्क जो वॉर्म थे उनका, और भाई बच्चों फिर चाय के बागान है, रेलवे है, या कोल माइन से, उनमें इन्होंने भारतीयों का शोषण किया था, ठीक है। अब जो ट्राइब थी, ठीक बच्चों, जैसे कोल, संथाल, ठीक है, यहाँ पे वर्ली, महाराष्ट्र, ठीक है। और उसके साथ साथ एक मुंडा हो गई है, मुंडा, इन्होंने समय समय पे अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट किया बच्चों। इसने 1831 और 32 में किया, 1856 इसने किया, वर्ली महाराष्ट्र 1910 के आसपास किया। मुंडा, जैसे बिरसा मुंडा बताया कि बच्चों 1900 में ये एक्सपायर हो गए थे, उससे पहले इसने आंदोलन किया, इन्होंने यहाँ पे ये हुआ था, ठीक है। और जहाँ भी थे, मतलब इस प्रकार इन्होंने बस्तर में, दूसरी जगह जो ट्राइब्स बेल्ट थी वहाँ पे, और एक आसाम में 100 ग्राम संगमा इन्होंने किया, ठीक है। विद्रोह एक इन्होंने किया यहाँ पे, क्योंकि जो टी प्लांटेशन थे उसमें बच्चों बहुत ज़्यादा वो था, मतलब एक्सप्लॉयटेशन था। फिर फॉरेस्ट वन आंदोलन ये भी चला था, फॉरेस्ट एजुटेशन
ये भी चला था उसको बचाने के लिए। इस प्रकार भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ समय समय पे जरूरत पड़ने पे इन्होंने रिवोल्ट किया, एजिटेशन किए, लेकिन अंग्रेजों के पास अच्छे हथियार थे, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन था, उनके पास पुलिस थी, ये ध्यान रखिए, उनके पास मिलिट्री थी। और ये ध्यान रखिए जो पुलिस और जो मिलिट्री है ना, इसमें 90% इंडियन थे, अपने ही अपनों को मार रहे थे। ये रहा बात, ठीक है। तो इसलिए सभी ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं किया थी। 1857 की बात हो। फिर जो बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया था, बिरसा मुंडा 1875 और 1900 AD तक बच्चों, इन्होंने जो किया, इन्होंने जो फॉरेस्ट राइट थे उसके लिए किया था, जो भी कुछ थे फॉरेस्ट राइट्स, और डीकू थे उनके खिलाफ किया था, ये रहा था। इस आंदोलन से एक बात तो साफ रही कि भाई जो फॉरेस्ट जो एरिया है उसके ऊपर कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, कंट्रोल आसान नहीं है, ये रहा पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये रही कि भाई कंट्रोल आसान नहीं है, एक इनके मन से इनके प्रति जो एक डर था, एक जो हिम्मत थी, वो भी आ गई, डर निकल गया, हिम्मत आ गई कि हम विद्रोह, हम रिवोल्ट कर सकते हैं, ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों यहाँ पे एक नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न होगी, देश के प्रति प्रेम, इसका मतलब ये होता बच्चों, ठीक है विद्यार्थियों। तो बेटा जैसे मैंने कहा था ना कि बेटा चैप्टर बेशक बड़ा है लेकिन छोटा बहुत है। फिर सुन लो, ट्राइब्स who lives in the forest or lives as a traditional life with their customs, traditions, moors and others, ठीक है ना। और डिकूज आउटसाइडर थे, महाजन थे, अंग्रेज थे, वो उनके जो फॉरेस्ट उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे, इसलिए इन आदमी ने विरोध किया। बेसिक कारण है, इसको कंसेप्ट को समझो। उसके साथ फिर जो संथाल है, होजंगा है, मुंडा है, और गोंड है, खेड़ा है, इस प्रकार जो ट्राइब्स है उनके याद नाम याद रखो। फॉरेस्ट के ऊपर कंट्रोल करने के बाद फॉरेस्ट लॉ बना दिया कि भाई तुम्हारे सब राइट्स खत्म हो गए। इन्होंने यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाई, उसमें भारतीयों का शोषण किया, ठीक है। तो इस प्रकार जो बेसिक जो कंसेप्ट है उसको समझ लो बेटा कि भाई राइट्स क्या थे, उनके लिए पक्ष में लड़ रही है ट्राइब्स, ठीक है। तो ये रहा था आपका चैप्टर कि ट्राइब्स, ड्रिकूस एंड विजन ऑफ द गोल्डन एज। क्योंकि विजन ऑफ द गोल्डन एज किसने दिखा, इंग्लिश ने दिखाया कि हम तुम्हारी लाइफ को अच्छी कर देंगे। किससे कर देंगे कि भी रिलीजन को चेंज करके, तुम्हारे को काम दे के, तुम्हारे को एजुकेशन दे के, ठीक है ना, इस प्रकार तुम्हारी लाइफ को अच्छी कर देंगे। ये था विद्यार्थियों, ठीक बेटा। सभी का धन्यवाद बच्चों। अगर कोई बात समझ में नहीं आई, बहुत आसान चैप्टर था, कुछ डेट कोई फैक्ट कोई ज़्यादा नहीं थे कि जिसमें समस्या आए, फिर भी कोई समस्या हो तो बताना, ठीक है। सभी का धन्यवाद।